222 है। गाथा 222। और कविता तुम पढ़ोगी विजय जी के बाद? ठीक है दीदी। विद्येकरणादि समये ओवसंत तिदंसने जहन्नेन पल्लस्य शंखभागम् उक्कसंसायर पुधत्तम्। विधियकरणादिसमये वसन्तति दंसने जहन्नेन पल्लस्य शङ्खभागम् उक्तसंसायर्पुदत्तम्। प्रणाम दीदी। बोलो कविता। विधियकरणादिसमये उपसन्तादिदंसनेन जहन्नेन पल्लस्य शङ्खभागम् उक्तसंसायर्पुदत्तम्। उपसंत तिदंसने जिसने 3 दर्शन मोहने का उपशम किया है। उपसंत यानी उपशम किया है किसका? तिदंसने 3 दर्शन मोहने का। ऐसे द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि का। अभी हमने देखा द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन कैसे होता है। तो जिसने कर दिया क्या? उपशम कर दिया। ऐसे द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि का विधीय करणादि समये। द्वितीय करण कौन सा है? अपूर्व करण यानी अपूर्व करण के प्रथम समय में। द्वितीय करण आदि समय। आदि समय मतलब प्रथम समय में। स्थिति कांडक जहन्नेन यानी जघन्य से। पल्लस्य संख भागम पल्ले का संख्यात्वा भाग। और उक्कसम उत्कृष्ट से। सायर पुधत्तम सागर पृथक तो होता है। जिसने दर्शन मोहिनी का उपशम कर दिया है ऐसे द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि का द्वितीय करण यानी अपूर्व करण के प्रथम समय में जो स्थिति कांडक है वो जघन्य से तो पल्ले का संख्यात्वा भाग होता है और उत्कृष्ट से सागर पृथक तो होता है। गाथा नंबर 223। अभी इतना बस बताया कि स्थिति कांडक कितना होता है। तो जघन्य से पल्ले का संख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट से सागर पृथक। तो पल्ले बड़ा होता है कि सागर बड़ा होता है? सागर बड़ा होता है। ठीक है, पल्ले छोटा होता है। पल्ले जब निकल करके आता है, पल्ले कैसे निकालते हैं पता है ना? अपन लोग सुन चुके हैं। वो गड्ढा खोद करके जिसमें भेड़ के बाल भरते हैं 100 वर्षों में एक निकालते हैं। जब सारे बाल निकल जाते हैं तो वो एक पल्ले कहलाता है। उसमें 10 कूड़ा कूड़ी का जब गुणा करते हैं तब सागर आता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा है सागर पल्ले से। हैं दोनों असंख्यात वर्ष। गाथा नंबर 223। ठिदि खंडयम तु खइये वरावरम पल्ले संख्य भागोदु। ठिदि बंधो शरणम पुनः वरावरम तत्तियम होदि। खंडयम तु खइये वरावरम पल्ले संख्य भागोदु। ठिदि बंधो शरणम पुनः वरावरम तत्तियम होदि। प्रणाम दीदी। कविता। यदि खंडे है तो खाइए बराबरम पल्ले संख्य भागोतु। खिदि बंधोपसरणम पण बराबरम तत्यम होदि। बंधो शरणम खइये यानी छायिक सम्यक दृष्टि में। वरावरम वर यानी उत्कृष्ट और अवरम यानी जघन्य। उत्कृष्ट व जघन्य। ठिदि खंडयम अभी किसका बताया था? इसके पहले द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि का। अब किसका बता रहे हैं? स्थिति कांडक छायिक सम्यक दृष्टि का। तो इसका उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कांडक पल्ले का संख्यात्वा भाग है। उसका जघन्य पल्ले का संख्यात्वा भाग था और उत्कृष्ट पृथक तो सागर प्रमाण था। लेकिन इसका क्या है? उत्कृष्ट और जघन्य दोनों कितना है? पल्ले का संख्यात्वा भाग ही है छायिक सम्यक दृष्टि। जबकि दोनों क्या कर रहे हैं? उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं ना। एक छायिक सम्यक दृष्टि चढ़ रहा है और दूसरा द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि चढ़ रहा है। तो पुण्य यानी पुनः वरावरम जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति बंधो शरणम यानी स्थिति बंधापशरण उतना ही तत्यम यानी उतना ही अर्थात पल्ले का संख्यात्वा भाग ही होता है। स्थिति कांडक भी पल्ले का संख्यात्वा भाग
और स्थिति बंधापसरण भी पल्ले का संख्यात्मक भाग प्रमाण होता है किसका? छायिक सम्यक दृष्टि का। अपूर्वकरण में 4 आवश्यक प्रारंभ होते हैं। कौन कौन से? स्थिति कांडक, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निग्रह और गुण संक्रमण, ये चारों याद। हाँ एक बोलो। बार अधा प्रवर्तकरण के 4 आवश्यक बता दीजिए ना। अधा प्रवर्तकरण में तो विशुद्धि बढ़ती है, अनंत गुणा। हाँ, हाँ और हाँ बोलो। प्रशस्त उनका अनुभाग बढ़ता है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और प्रशस्त प्रकृति। एक और बंधापसरण। क्या बोला और आपने? दीदी 3 ही याद है, एक याद अच्छा, नहीं है। स्थिति बंधापसरण। अच्छा ठीक है दीदी। और एक बार पलटा के कंफर्म कर लेना, है ना। स्थिति कांडक का आयाम। स्थिति कांडक का आयाम कितना है? सम्यक्त्वी के जघन्य और उत्कृष्ट बताते हैं। कौन से सम्यक्त्वी? द्वितीयोपसम सम्यक्त्वी और छायिक सम्यक्त्वी। तो पल्ले का संख्यात्मक भाग तो जघन्य है, हम भी पढ़ के आए अपन, है ना। और सागर पृथक तो उत्कृष्ट है। छायिक सम्यक दृष्टि का जघन्य भी पल्ले का संख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट भी पल्ले का संख्यात्मक भाग। लेकिन जो उत्कृष्ट पल्ले का संख्यात्मक भाग है वो जघन्य से संख्यात गुणा अधिक वाला होता है, अधिक होता है ना। ये है यहाँ पर स्थिति कांडक का आयाम ऐसे दर्शाते हैं। अब प्रश्न उठा कि ऐसा अंतर क्यों होता है जबकि दोनों ही सम्यक्ति उपसम श्रेणी पा रही हैं। छायिक सम्यक दृष्टि जीव ने मोह की छपड़ा के दौरान स्थिति सत्व को बहुत अधिक घाता था। छायिक सम्यक दृष्टि जीव ने दर्शन मोह की छपड़ा के दौरान स्थिति सत्व को क्या किया था? आ गया ये समझ में? दर्शन मोह की छपड़ा करके आया है वो, तो छपड़ा करने से उसने क्या किया है? स्थिति सत्व को बहुत अधिक घात कर दिया, जिसके फलस्वरूप स्थिति सत्व अल्प होने से कांडक का आयाम भी कैसा हो जाता है? अल्प हो जाता है। इसलिए एक कांडक का अधिकतम आयाम भी कितना हो गया? पल्ले का संख्यात पल्ले का संख्यात्मक भाग से अधिक नहीं होता। अब द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि की स्थिति सत्व का खंडन छायिक सम्यक दृष्टि जैसा नहीं हुआ है। द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि जो है उसने क्या किया है? इतना स्थिति कांडक घात नहीं किया है, स्थिति कांडक घात नहीं किया इतना ज्यादा, तो क्या होगा? वो आयाम भी सागर में हो गया। हाँ, इसलिए उसकी स्थिति सत्व के अनुसार कांडक का आयाम सागर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे, देख रहे थे हम। सागर पृथक बन जाता। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर एक ये है कि यद्यपि उपशम श्रेणी में परिणामों की विशुद्धि दोनों के समान हो, तथापि उनके कांडक के आयाम में उपर्युक्त प्रकार से अंतर हो सकता है, जैसा कि बताया है ना। यानी विशुद्धि के कारण से कांडक के आयाम में अंतर नहीं है, स्थिति सत्व के कारण कांडक के आयाम में अंतर पड़ता है। बहुत सुंदर। वो तो हाँ, मतलब तिजोरी में मान लो रुपए रखे हैं, लाख रुपए हैं, 10 जनों में बंटने हैं तो 10-10 हजार बटेंगे, और करोड़ रखे हैं तो उस हिसाब से बटेंगे। हाँ। ऐसे ही सत्ता में कर्मों का अनुपात हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक और प्रश्न है। यद्यपि छायिक सम्यक्त्वी ने स्थिति सत्व घटा लिया हो, उसने घटाया स्थिति सत्व भी बताया, पर बाद में अधिक बंद करके उसका सत्व बढ़ भी तो सकता है, ऐसा प्रश्न उठा। तो कहते हैं किसी भी सम्यक दृष्टि का स्थिति बंध इतना नहीं होता कि वह स्थिति सत्व को बढ़ा दे, है ना। यानी सम्यक दृष्टि स्थिति बंध के द्वारा स्थिति सत्व को बढ़ाता ही नहीं है, खिरता जाता है ना उसका समय प्रबद्ध, तो जितना आता है खिर जाता है, सत्ता उतनी की उतनी बनी रहती। इसलिए छायिक सम्यक दृष्टि को भी बंध के द्वारा सत्व अधिक नहीं होता। स्थिति बंधापसरण सम्यक दर्शन विशुद्धि करके आया है, उसकी सारी कषाय मतलब हाँ है ही नहीं है, बहुत सारी तो क्षय को प्राप्त।
अधः प्रवृत्त के स्थिति बंधापसरण, अधः प्रवृत्त के प्रथम समय से ही स्थिति बंधापसरण चल रहा है। यह आ गया आपका आंसर। क्या नाम, सरोज भाभी पूछ रही थी ना। एक बंधापसरण का प्रमाण इतना होता है, ठीक है। अधः प्रवृत्ति के प्रथम समय से ही स्थिति बंधापसरण, यही कहा था ना अपन ने। स्थिति बंधापसरण नहीं बोला था कि कुछ और बोल दिया था? नहीं दीदी, हमने नहीं बोला था, हमने भी निकाला है तो उसमें बताए हैं 4 कि समय समय में अनंत गुणी विशुद्धता होती है और प्रत्येक अंतर्मुख में नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है। अच्छा, तो ये इसी को स्थिति बंधापसरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, और तीसरा बोलो। प्रत्येक समय में प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बढ़ता है और अप्रशस्त का घटता है। बस ठीक, यही है। तो जो दूसरे नंबर का है वो स्थिति बंधापसरण कहलाता है। अच्छा जी। तो द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, इनका बताया जघन्य पल्य का संख्यात्व भाग और उत्कृष्ट पल्य का संख्यात्व भाग, जघन्य से संख्यात गुणा, स्थिति कांडक। अब गाथा नंबर 224। असुहाणम रस खंडन मनंत भागण खंडमिय राणम अंतो कोडा कोडी सत्तम बंधम च तट्ठाने। असुहाणम रस खंडना मनंत भागान खंडमिय राणम अंतो कोडा कोडी सत्तम बंधम च तट्ठाने। प्रणाम दीदी, वंदना। असुहाणं रसखंडं मणन्तं भागाणं खंडमेराणं अंतोः कोडा कोडी सत्तम बंधम यथाठाणि। मनंत भागा न खंड मेराणम। असुहाणम अशुभ कर्मों का, अनंत भागा अनंत बहुभाग प्रमाण, रस खंडनम क्या होता है, अनुभाग कांडक होता है। अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग प्रमाण। अनंत बहुभाग कैसा निकालते हैं, जो राशि है उसमें भाग देते हैं भाज्य का, जिससे भाग दिया जाना है। जो आता है वो एक भाग कहलाता है और जो पूरा है उसमें से एक भाग घटा दो तो बहुभाग निकल करके आ जाता है। पूरी राशि में से एक भाग को घटा दिया जाता है। इतर अर्थात शुभ प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात नहीं होता, अशुभ का ही होता है। तट्ठाने उस स्थान में, येराणम खंडम ना, येराणम मतलब शुभ प्रकृतियों का। अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग प्रमाण तो अनुभाग कांडक होता है, लेकिन शुभ प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात नहीं होता। तट्ठाने उस स्थान में, यानी अपूर्व करण के प्रथम समय में, सत्तम बंधम च कर्मों का सत्व और कर्मों का बंध कितना होता है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर होता है। अपूर्व करण के प्रथम समय में कर्मों का सत्व और बंध दोनों कितना हो जाता है, बता दिया यहाँ स्पष्ट, बढ़ता नहीं है। अंत कोड़ा कोड़ी सागर ही रहेगा, है ना, अपूर्व करण के प्रथम समय में। अनुभाग कांडक घात, अपूर्व करण के प्रथम समय से ही अनुभाग कांडक घात प्रारंभ हो जाता है। अनुभाग कांडक के द्वारा असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व नष्ट होता है ना। यही बात बार बार रिपीट होती है तो अपन को अच्छे से धारणा बनाने में सुविधा हो जाती है। असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का ही अनुभाग सत्व नष्ट होता है। विशुद्ध परिणामों के द्वारा साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घाता जाता। कोई पूछे कि साता का क्यों नहीं होता का घात, तो विशुद्धि है, विशुद्धि से साता का घात क्यों होगा, उनका तो अनुभाग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अनंत अनुभाग का घात अनंत बहुभाग का होता है, अर्थात कुल अनुभाग में कैसे निकालते हैं अनुभाग, कुल अनुभाग सत्व में अनंत का भाग लगाओ। कुल अनुभाग सत्व जितना है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें क्या करेंगे, अनंत का भाग देंगे, फिर जो एक भाग मिला उसको शेष रखेंगे और बाकी का बहुभाग प्रमाण जो अनुभाग है उसका घात हो जाएगा। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर में हमने 70 कोड़ा कोड़ी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में हमने अनंत का भाग दिया, तो जो आया वो एक भाग कहलाया और उसको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से घटा दिया। जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर सत्व है, अनुभाग अलग चीज है ना,
सत्व जो है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहता है, उसमें अनुभाग जो है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर नहीं रहता, अनुभाग सत्व रहता है। अनुभाग में और अनुभाग सत्व में अंतर है ना, है कि नहीं? अनुभाग अनंतों में होता है, अनुभाग वर्ग वर्ण स्पर्धक आदि से निकलता है, अनुभाग कितना है तो उससे मापा जाता है वो। तो एक अनुभाग कांडक के बाद अगले अनुभाग कांडक के द्वारा शेष अनंतवें अनुभाग का पुनः घात किया जाता है। जो अनंतवा भाग बचा था ना, शेष रखा था, बहुभाग को तो घात दिया, जो शेष बचा था उसमें फिर से अनंत का भाग देंगे और फिर जो आएगा उसको अलग रखेंगे और जो बहुभाग होगा उसको नष्ट कर देंगे। इसी प्रकार प्रत्येक अनुभाग कांडक में बहुभाग को घातते हैं एवं एक अनंतवा भाग शेष रखा जाता है। ऐसे अनुभाग कांडक घात एक स्थिति कांडक के दौरान ही कितने हो जाते हैं? हजारों हो जाते हैं। ऐसे हजारों स्थिति कांडकों में हजारों हजार अनुभाग घात होते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा ये स्थिति का समय है ना, स्थिति इतनी बंधी हुई है और प्रत्येक निषेक में अनुभाग अलग अलग होता है। ये जो अनुभाग दिखा रहे हैं ना, ऐसा आड़े में दिखाते हैं अनुभाग, स्थिति ऊपर में दिखाते हैं ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये जो है इस एक निषेक की, हमने एक निषेक का घात करने के लिए उसके अनुभाग को ऐसे दिखाया, तो उस ये जो निकला ये बहुभाग है, एक बार में इतने का घात हो गया। फिर एक भाग बचा उसका बहुभाग फिर यहाँ निकाल लिया, इसका घात कर दिया दूसरे समय में, द्वितीय अंतर्मुहूर्त। प्रथम अंतर्मुहूर्त में अनंत बहुभाग का घात हुआ, फिर द्वितीय अंतर्मुहूर्त में फिर से अनंत बहुभाग का घात हुआ, फिर तृतीय अंतर्मुहूर्त में फिर अनंत बहुभाग का घात हुआ। ऐसे घातते घातते घात होता चला जाता है। अब देखो थोड़ा सा फिर से गणित एंजॉय करेंगे। अनुभाग संबंधी गुण हानियों का द्रव्य है। साता नहीं लेने देते आचार्य अपने दिमाग को, वो कहते हैं द्रावणी प्राणायाम करो तो और रंध्र खुलते हैं। गणित पढ़ने से, न्याय पढ़ने से, व्याकरण पढ़ने से पता है क्या होता है? हमारे जो आवरण पड़े हैं ना ज्ञानावरण के, रंध्र जिससे हम कहते हैं रंध्र बंद हो जाते हैं, तो वो खुलते चले जाते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिमाग खुलता चला जाएगा ना, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, तो इसलिए वो खुलता चला जाता है। सरल सरल चीज़ें पढ़ने वालों का दिमाग उतना नहीं चलता, कठिन कठिन चीज़ें पढ़ने वालों का दिमाग ज़्यादा चलता है, हर काम में, हर चीज़ में। हमारा सरल पढ़ने का ही दिमाग है दीदी, इसलिए नहीं, चलता आपका तो दिमाग सबसे कठिन पढ़ने का है। आप तो समझ लेती हो गणित को अच्छे से, सभी लोग समझ लेते हैं। 7 कर्मों में से एक कर्म का सत्व द्रव्य देखो कितना है, अब भूले तो नहीं, जरा पढ़ो, कौन पढ़ेगा? चलो पढ़ू दीदी। हाँ पढ़ लीजिए। कुछ कम 12 समय प्रबद्ध, नहीं 12 नहीं बोलना है ना, समय कुछ प्रबद्ध, कम कुछ कम डेढ़ हाँ कुछ कम 1.5 गुना हानि, हाँ, और डिवाइडेड बाय 7। नहीं पूरा फिर से पढ़ो। 1.5 गुना हानि कुछ कम समय प्रबद्ध गुणा संख्यात है ना, नहीं अपन ऐसा बटे 7 संख्या समय पर यहाँ से शुरू करते। कुछ कम का निशान ये हो गया, कुछ कम 1.5 गुना हानि यानी 12 गुणित असंख्यात समय प्रबद्ध। पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, और डिवाइडेड बाय 7 यानी 7। फिर प्रथम ये तो हो गया 7 कर्म, फिर से पढ़ लूं दीदी। हाँ अगला वाला 7 कर्मों में से एक कर्म का, अब बार बार आएगा अभी वही, 7 कर्मों में से एक कर्म का सत्व द्रव्य तो इतना है, ठीक है। फिर प्रथम निषेक का बताते हैं, उनमें से जो प्रथम निषेक है उसका द्रव्य कितना है, तो सर्व द्रव्य बटे कुछ अधिक, धन को क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कुछ अधिक, कुछ अधिक, और ये 3/2 मतलब 1.5 है ना, 3/2 मतलब 1.5 होता है ना, 1.5 गुणहानि, तो ऐसा पढ़ेंगे कुछ अधिक 1.5 गुणहानि, सर्वद्रव्य बटे कुछ अधिक 1.5 गुणहानि। अब यहाँ कुछ कम की जगह माइनस का चिन्ह लगाया होता तो कुछ कम बोलते, प्लस का चिन्ह लगाते तो साधिक बोलते हैं या कुछ अधिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये वाला पढ़िए विजया जी, इसको रिपीट करिए आप। कुछ कम 1.5 गुण हानि असंख्यात समय प्रबद्ध और डिवाइडेड बाय 1.5 गुण अधिक, 1.5 गुना अधिक गुणा 7। ठीक है। यहाँ पर असंख्य, यहाँ गुणा, यहाँ भी गुणा बोल दिया करो। कुछ कम 1.5 गुणहानि गुणित असंख्यात समय प्रबद्ध बटे 7 गुणित कुछ अधिक 1.5 गुणहानि। नीचे वाला सीधा पढ़ लेते हैं,
7 से शुरू करते हैं। 7 गुणित, ये पूर्ण विराम जो है ना, ये गुणित का निशान है। हाँ, कहीं हाँ। कहीं लगा देते हैं, कहीं कहीं नहीं लगा। हाँ, डेढ़ गुण, कुछ अधिक डेढ़ गुण गुणा हानि। अधिक। हाँ, कुछ अधिक डेढ़ गुण हानि। इस प्रथम निषेक के द्रव्य को अनुभाग की अनंत गुण हानियों में दिखाते हैं। प्रथम निषेक का द्रव्य है ये। अब अनुभाग की कितनी गुण हानियाँ होती हैं? अनंत होती हैं, तो उसमें दिखाते हैं। अब देखो, ये संदृष्टि याद रखना। अनुभाग की गुणहानियाँ, गुणहानि आयाम, डेढ़ गुणहानि और अन्योन्य अभ्यस्त राशि, 4 की संदृष्टि बता रहे हैं यहाँ। अनुभाग की गुणहानियाँ कितनी हैं? अनंत हैं। और अनंत की संदृष्टि क्या है? ख है, अपन पढ़ चुके हैं ना। फिर गुणहानि आयाम भी कितना है? अनंत है। इसकी संदृष्टि ख ना होकर के गु कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि हम दोनों को खा लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा अनुभाग की गुणहानियाँ है और कौन सा गुणहानि आयाम है। तो गुणहानि आयाम को गु कहते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। और डेढ़ गुणहानि भी अनंत है, लेकिन उसको कैसे लिखते हैं? यहाँ गुणहानि को अनंत खा कहा ना, ये ऊपर वाले में अनुभाग की गुणहानि खा, तो यहाँ पर 3/2 मतलब डेढ़ और खा मतलब गुणहानि, इसको डेढ़ गुणहानि लिख, इस ढंग से लिख दिया। 12 भी लिख सकते हैं और 3/2 करके भी लिख सकते हैं, डेढ़ गुणहानि। अन्योन्य अभ्यस्त राशि भी अनंत है, लेकिन उसकी संदृष्टि क्या आएगी? आ। अभी अपने को सब पढ़ना है ये आगे जाके, है ना, यही चारों चीज पढ़ना है। प्रथम निषेक का द्रव्य जिसे अनंत गुणहानियों में चयहीन क्रम से बांटना है। पढ़ो पारुलिए। दीदी, हाँ, ये वाला। कुछ कम डेढ़ गुण हानि क्या समय प्रबंध बटा 7 गुणा कुछ अधिक डेढ़ गुण हानि। ठीक है। ऊपर वाले में भी गुणा बोलना बोला था कि नहीं? कुछ कम डेढ़ गुण हानि गुणित असंख्यात समय प्रबद्ध। ठीक है। अनुभाग में दीदी, जो काफी बिंदी रखी उसका कुछ नहीं? क्या? जो बिंदी रखी एक, नहीं, वो तो ऐसे ही पहला दूसरा बताने के लिए, पहला दूसरा ऐसे अलग अलग इक्वल टू इसको यहाँ पे अपन जैसे लगा देते ना, नोट्स बनाते, तो एक पॉइंट खत्म हुआ तो फिर बिंदी रख देते, फिर दूसरी बिंदी रख देते, दूसरा शुरू हुआ। तो सर्वद्रव्य बटे अनुभाग की डेढ़ गुण, कुछ अधिक डेढ़ गुण हानि। सर्वद्रव्य बटे अनुभाग की कुछ, ऐसा भी पढ़ सकते, सर्वद्रव्य बटे कुछ अधिक अनुभाग की डेढ़ गुण हानि। सबसे पहले बोल सकते कुछ अधिक को। और ये वाला पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? सरोज भाभी। मैं पढ़ूं दीदी? पढ़ो दीदी हम। हाँ, पढ़ो, आप पढ़ो। कुछ कम डेढ़ गुण हानि असंख्यात गुणित। इसके पहले बोलो गुणित, सब लोग छोड़ रहे हैं। कुछ कम डेढ़ गुण हानि के बाद गुणित बोलो यहाँ पे, असंख्यात समय गुणित असंख्यात समय प्रबंध बटे 7 गुणित अधिक कुछ अधिक गुण हानि गुणित अनंत गुण हानियां साधिक डेढ़ गुण हानि। ये अनंत गुण हानियां नहीं है, इसको ये वाला क्या लिखा है? हाँ, साधिक डेढ़ गुण हानि। बाद में आपने सही कर दिया, ठीक है। साधिक डेढ़ गुण हानि, खा 3/2 मतलब साधिक डेढ़ गुण हानि। ठीक है। अब चलिए, अंतिम वर्गणा का द्रव्य। अगली गुणहानि का द्रव्य आधा आधा होता है। अगली गुणहानि का द्रव्य आधा आधा होता है। ऐसा करते हुए अंतिम गुणहानि की प्रथम वर्गणा का द्रव्य बराबर सर्वद्रव्य बटे, इसको कौन बताएगा? क्या पढ़ेंगे? ये क्या लिखा सर्वद्रव्य के नीचे? 2 की घात नाना गुणहानि -1, ऐसा घात में है ये। 2 की घात नाना गुणहानि -1 मतलब नाना गुणहानि -1 बार 2 में 2 का गुणा करना है, ये कहलाता है ना। बराबर इसी को कैसे लिखेंगे? सर्वद्रव्य बटे अन्योन्याभ्यस्त राशि बटा 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसको पढ़ो, कविता पढ़ोगी? जी दीदी, पढ़ के देख रहे हैं। पढ़ो। कुछ कम डेढ़ हानि गुणित असंख्या समय प्रबद्ध बटे 7 गुणित कुछ अधिक डेढ़ गुण हानि। खा पे 3 की घात बोलेंगे दीदी इसको? नहीं, घात नहीं है ये अब भी आया था ना, ये लिखा था डेढ़ गुण हानि। ये डेढ़ गुण हानि का ये सिंबल भी है, ठीक है। इसको डेढ़ गुण हानि पूरा है। हाँ, कुछ अधिक डेढ़ गुण हानि। हाँ, प्लस
आ से क्या लिया था? अन्योन्य अभ्यस्त राशि। ये अन्योन्यम, हाँ, हाँ, अन्योन्यम। ये लिखा अन्योन्य अभ्यस्त राशि से अ लिया था, इसलिए कहा ना उनको अपन को याद रखना है। ठीक है, चलो अंतिम गुणहानि की अंतिम वर्णा बराबर चय गुणित गुणहानि आयाम धन 1। चय बराबर कितना? प्रथम निषेक बटे 2 गुणित गुणहानि बराबर ऐसा लिखा आएगा। चलो पढ़ो पारुल। पारुल क्या हुआ? हिल नहीं रही। कौन और पढ़ो? विजया जी बोल, मैं पढ़ूँ क्या? हाँ पढ़ो। पारुल का नेटवर्क डाउन है। चय हाँ बराबर कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित असंख्याक समय प्रबद्ध। हाँ फिर इधर 7 कुछ अधिक 1.5 गुण हानि गुणित 7 और अनंत। अनंत नहीं बोलो इसको, हाँ, बस तीन को इसको बोलो 1.5 गुणहानि। ये 1.5 गुणहानि का सिंबल अच्छा है। 1.5 गुण हानि हाँ, कुछ अधिक 1.5 गुणहानि। कुछ अधिक 1.5 गुण हानि और अ से अनंत नहीं आ से अन्योन्य व्यस्त राशि हाँ अन्योन्य व्यस्त राशि हाँ हाँ और गुणित गुण श्रेणी यानी आयाम। फिर वो अनंत ही है ना दीदी, अनंत। गुण श्रेणी आयाम। हाँ, गुण श्रेणी आयाम। एक मिनट देख लो ना, यहाँ गु से क्या लिया? ये गुण श्रेणी आयाम, गुणहानि आयाम, गुण श्रेणी नहीं गुणहानि लिया। आयाम। हाँ, गुण श्रेणी यहाँ नहीं चल रही, ये थोड़ा देख गुणहानि के रखना आयाम। पड़ेगा। पारुल आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही थी। हम लोग को नहीं आ रही थी तुम्हारी। अच्छा ऐसा हो रहा था, तुम्हारा कुछ पीक है आज, शुरू से थोड़ा हमें कम सुना। चलो पढ़ के देखो जरा ये वाला अंतिम वर्णा, शायद हाँ, आया पढ़ने दो, सुनिए। कम 1.5 गुण हानि हाँ गुणा संख्यात समय प्रबद्ध बटा 7 गुणा कुछ अधिक 1.5 गुण हानि 1.5 गुण हानि 1.5 गुण हानि गुणा अन्योन्य अभ्यस्त राशि बटा 2 गुना गुणहानि आयाम आयाम का वर्ग। ठीक है। प्रथम निषेक का अनुभाग संबंधित द्रव्य। ये देखो यहाँ पर स्थिति में क्या है, ये तो प्रथम निषेक है, इसका द्रव्य निकाल करके इसका ऐसा फैला दिया तो ये उसका अनुभाग बन गया। अनुभाग, इसका द्रव्य पूरा का पूरा ऐसा आड़ा फैला के अनुभाग बता रहे हैं ना, अनुभाग रचना। फिर द्वितीय निषेक ये है, दूसरे का बताएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित असंख्या समय प्रबद्ध बटे 7 गुणित कुछ अधिक और 1.5 गुण हानि। फिर ये तो हो गया अपना प्रथम वर्णा। इसको कैसे लिखा? कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध असंख्या समय प्रबद्ध बटे 7 गुणित कुछ अधिक 1.5 गुण हानि गुणित 1.5 गुण हानि कुछ अधिक 1.5 गुण हानि। फिर अंतिम वर्णा ये है, ये तो है प्रथम वर्णा और ये है अंतिम वर्णा। तो अंतिम वर्णा कितनी है? कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित असंख्या समय प्रबद्ध गुणित गुण हानि आयाम धन 1 बटा 7 गुणित कुछ अधिक 1.5 गुण हानि गुणित कुछ अधिक 1.5 गुण हानि गुणित अन्योन्य अभ्यस्त राशि बटा 2 गुणित गुणहानि आयाम का वर्ग। बस इतना रखते हैं। अब समझ में आ गया दीदी, आपने जो पढ़ा ना अब समझ आने में लगा आया। है। पर अभी वो किताब आएगी ना तो कॉपी में लिख के रखेंगे किताब आने के बाद। चलो इसका गणित लंबा है, अपना समय कम बचा है, अब इसको यहीं छोड़ते हैं ना। यहाँ तक कर लिया अपन ने, यहाँ तक। जी। अब स्थिति संबंधी अंतिम निषेक हो का। जाएगा हाँ दीदी, हो जाएगा। आगे आगे का वो है, सरल है। नहीं सरल तो है, लेकिन हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, हम लोग कुछ और पढ़ते हैं ना। समय तो कम 10 मिनट हम लोग दूसरी चीज को देते ना आजकल, इसलिए नहीं। एक बात पूछना थी। हाँ भावना योग करते समय जो आपने कल वो प्राण आधार बताया था, वो कर सकते हैं वैसे बैठ के भावना योग? नहीं, भावना योग करते समय जो महाराज जी बोलते हैं ना, वो ही अपने को बोलना चाहिए। नहीं, बोलना तो ठीक है, और जो मुद्रा बनाते ना हाथ की, हाँ हाँ वो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। वो एक बार फिर से बताइए ना, आप कैसे बनाई थी आप? मतलब ऐसे ये हाथ को सीधा ऐसे फंसा लो उंगलियों को और अंगूठे को ऐसे कर दो, टच कर दो एक दूसरे अंगूठे को और अपनी गोद में रख लो आसन। बोलना कुछ नहीं है ना इसमें मुद्रा बनाने में? हाँ बोलना कुछ नहीं है। फिर अपन जो चाहे कर सकते, सामायिक के टाइम भी ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं।
हाँ जी जी। क्यों, इसको क्या कहते हैं, शरीर प्रेक्षा। कल समायक में भी ये मुद्रा लगा सकते हाँ हैं। लगा सकते हैं, ऊर्ध्वारोहण मुद्रा है ना, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है इससे, बहुत अच्छी मुद्रा है। बहुत सारी मुद्राएं हैं, अभी पूरा मुद्रा पढ़ाएंगे, मुद्राओं का विज्ञान अपना इसमें आएगा। समायक में तो लेकिन इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है ज्यादा करने नहीं नहीं, से? साइड इफेक्ट कितना कुछ के करना? नहीं, ज़्यादा पे 48 मिनट कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी दीदी जी। 3 मिनट से ज़्यादा कोई लगा नहीं पाता, भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाता, हाँ, लेकिन जितना ज़्यादा लगाओ उतना अच्छा है। तो आत्मा जो है वो अपनी कितना, आत्मा का प्रमाण कितना है, शरीर प्रमाण, शरीर प्रमाण, आत्मा शरीर प्रमाण है। अभी यहाँ पर ये वाली बात चल रही है ना, आधा नान प्रमाणम, वो भी सही है जो तुम बोल रही हो, नानम नेय प्रमाणम, नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तो सव्वगदम, वो ज्ञान की अपेक्षा से बताया। तो अतः शरीर दर्शन महत्वपूर्ण, आत्मा शरीर प्रमाण है। तो हमारे शरीर में कोई भी एक छोटा सा भी अंश ऐसा नहीं है कि जिसमें आत्मा के प्रदेश ना हो, है ना, पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं, इसलिए शरीर दर्शन करते हैं अपन। तो शरीर के कण कण में चैतन्य चेतना व्याप्त है, इसलिए केवल दृष्टा बनकर शरीर में होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को देखने का अभ्यास करना ही शरीर प्रेक्षा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, शवासन में ज़्यादातर ये कराते हैं, उसी को योग निद्रा भी नाम देते हैं, और उसी में शरीर प्रेक्षा हो जाती है। तो अपने को अपने से जोड़ने का नाम शवासन है। इसमें इंद्रियों तथा मन का उत्कृष्ट वशीकरण होता है। अपने को इंद्रियां वश में करना है या मन को वश में करना है तो शवासन करना चाहिए। शरीर के सभी अवयव, मस्तक, ललाट, भ्रूमध्य, नेत्र, कान, नाक, मुंह, तालू, हृदय, नाभि, हाथ, पैर, सभी में आत्मा का निवास है, सभी में आत्मा के प्रदेश हैं। अंतर्मुख होकर इन अवयवों पर क्रमशः उपयोग लगाने पर स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार होने से आत्म प्रतीति होकर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तथा निरोगता आती है, आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। भट्टाकलंक देव परमानंद स्तोत्र में लिखते हैं, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण, दूध में घी और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार देह में शिव यानी आत्मा रहता है। जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि, लकड़ी के भीतर अग्नि रहती है ना शक्ति रूप से, वैसे ही शरीर में आत्मा रहती है। बहिर्दृष्टि होने से देह से ममत्व होता है। जितने ज़्यादा हम बहिर्दृष्टि होंगे ना शरीर से और बाहरी पदार्थों से, ममत्व बढ़ेगा, तथा अंतर्दृष्टि होने पर आत्मा का अस्तित्व भाषित होता है। शरीर के भीतर उपयोग लगाने से शरीर का संवेदन नहीं होता, क्योंकि शरीर स्वसंवेदन गम्य नहीं है, अपितु इंद्रिय गम्य है। इसलिए शरीर के भीतर ध्यान लगाने से अभ्यंतर काय यानी चैतन्य शरीर का अनुभव होकर स्वसंवेदन रूप आत्म ध्यान उत्पन्न होता है। हम इंद्रियों से जानना छोड़कर इंद्रियों के क्षेत्र पर अपना उपयोग लगाएं तो सहज ही इंद्रिय व्यापार बंद होकर आत्मा का अनुभव होता है। इंद्रियों से जानना छोड़ देंगे हम और इंद्रियों के क्षेत्र पर अपना उपयोग लगाएंगे, जहाँ जहाँ इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय व्यापार बंद होकर क्या हो जाएगा, आत्मा का दर्शन, आत्मा का अनुभव होने लगता है। अपने प्रदेशों पर अनंत सुख की आशा से अपना उपयोग लगाएं। अपने प्रदेशों में असाता होने पर भी उपयोग को उन प्रदेशों पर लगाएं, असाता हो तो भी लगाएं। पांचों इंद्रियों में एक चक्षु इंद्रिय जो है वो अप्राप्यकारी है, शेष प्राप्यकारी है, मतलब छू करके नहीं देखती ना आँख, दूर से देख लेती है। रूप अस्पष्ट होकर दूर से ही देखा जाता है, अस्पष्ट मतलब बिना छुए। चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य उत्कृष्ट क्षेत्र शेष इंद्रियों द्वारा ग्राह्य उत्कृष्ट क्षेत्र से कई गुना अधिक है। हम चक्षु इंद्रिय का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, हम सबसे ज़्यादा आँखों का प्रयोग करते हैं, हमेशा खुली रहती जब तक जागते रहते हैं, जो हमारी मुक्ति का प्रधान बाधक कारण है। इसलिए कई लोग कहते हैं, योगी लोग और आचार्य शिवी, की ज़रूरत ना हो तो आँख बंद रखना चाहिए, जबकि चक्षु इंद्रिय को ही अपनी पलक से बंद करने की सुविधा हमें प्राप्त है। कान को तो अपन पलक से बंद नहीं कर सकते है ना, नेत्रों को कर सकते, इसलिए आँखों को अधिक से अधिक बंद रखकर अंतर्मुख होने का अभ्यास करना चाहिए। आइंस्टाइन ने लिखा है, दीदी इसीलिए अपन ऐसा समझ सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाप आंखों से ही होते हाँ होंगे। ये भी कहा है, आइंस्टाइन ने लिखा है, जब आंख बंद करके चिंतन करता हूँ तो अंदर सरोवर लहराता नजर आता है
और जब आंख खोलकर पढ़ता हूँ तो अपने आप को गटर के ऊपर खड़ा हुआ पाता हूँ। यौगिक साधना ऊनोदर और रस परित्याग का प्रायोगिक रूप है। खेचरी माया का पेट है, अतः रसना इंद्रिय निग्रह की यौगिक साधना से पेट साफ रहे तो माया कषाय का परिष्कार होता है। खेचरी जानते क्या कहलाती है? खेचरी मुद्रा बहुत अच्छी होती है, उसको लगाने से अपने मस्तिष्क में बुद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। अपनी जीभ को पलटा करके ऊपर तालू से लगा दो। अच्छा, हाँ, ऊपर लगा दिया, बस इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। फिर जो चाहे करो, ओमकार का नाद बन जाए तो, या और हम क्या बोलते हैं उसको, भ्रामरी भ्रामरी कहते हैं इसको। जीभ को ऊपर टच कर दो पलटा के, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। इस योगी लोग इसको लगाते हैं। इससे क्या होता है कि मस्तिष्क से रस का स्राव होता है और हमको अगर प्यास लगती है तो उस समय भी ये बहुत अच्छी होती है। मतलब भ्रामरी नहीं, सिर्फ खेचरी अकेली। भ्रामरी करो नहीं करो अलग बात है, वो तो अलग से करते हैं। खेचरी मुद्रा लगाने से प्यास मिट जाती है। जैसे किसी का उपवास हो तो जीभ को तालू में ऊपर की ओर मोड़ करके लगा दो तो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है, तो उसको गटक सकते हो, उपवास में भी कोई दिक्कत नहीं। तो अपना समय हो गया है, आज इतना ही, बाकी कल बताएंगे। जिनवाणी स्तुति। दीदी 4 बजे का समय ठीक रहता है? वो मनीषा कह रही कि हमको 4 बजे का टाइम सूट नहीं हो रहा, तो सोच रहे हैं, हमको भी सूट होता है 4 बजे ज़्यादा। हमें लगा नीलू भाभी नहीं लगा रही इसलिए लगा लिया आप। नहीं, नीलू भाभी लगाएंगी शायद आज। लगाएंगी? कल गई थी वो, हम भी गए थे महाराज जी के पास। चलिए तो ठीक है, फिर सबका सुविधा जैसा हमको तो कोई दुविधा नहीं है। देखते हैं, कल और क्लास है, परसों तो अष्टमी है ना? हाँ, अष्टमी। तो कल और तो देख लेते हैं। क्लास नहीं होगी अष्टमी? तो अष्टमी को नहीं रखते अपन लोग नहीं रखते अष्टमी। ये तो पढ़ सकते, जो ये पढ़ सकते, लेकिन अपन ये 10 मिनट ही पढ़ते हैं, उसी के बाद पढ़ा करेंगे। अभी अलग से सोचेंगे इसके विषय में। आपको रेस्ट भी हो जाएगा। इसीलिए रविवार भी अभी करने लगे हैं थोड़ा सा। आपको तो बोलना पड़ता है। ठीक है, चलो। जिनवाणी स्तुति। जिनवय नमो समीनं विषय स्वविरेणम् अमितभूतं जयमरणवाहिहरणं क्षयकरणं सर्वदुःखाणं। कल का मैसेज डाल देंगे, वैसे 2 बजे संभावना है ना? अगर कुछ चेंज होगा तो मैसेज डाल देंगे। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भाव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।